कुछ देर में वे दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। लता, घर में कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं जी, घर में कुछ भी नहीं छूटा है जिससे मोहन को पता चल सके। इसके बाद श्यामू और लता दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं और वहीं अपनी जान दे देते हैं। मोहन, अरे ओ मोहन के बच्चे, बाहर निकल। सेठ जी, क्या हुआ? क्यों बुला रहे हैं? अरे मोहन, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गया है। अब तू यह बता, मेरे कर्ज के पैसे कौन लौट आएगा? क्या कर्ज के पैसे? हाँ, पैसे। तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही भाग गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौट आएगा? मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? अगर पैसे नहीं है तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी और तभी यह कर्ज चुकेगा, और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। मोहन नादान था, इसलिए वह आसानी से सेठ हरिदास की बात मान जाता है। इसके बाद मोहन सेठ हरिदास के खेत में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वह मजदूरी करने के बाद सेठ हरिदास मोहन को सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वह भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। सेठ हरिदास मोहन को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो, लेकिन हालातों के आगे मोहन भी मजबूर था। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं और मोहन 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह मोहन को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वह जल्दी से सेठ हरिदास के खेतों की तरफ भागता है। आज तो उठने में बड़ी देर हो गई, जल्दी से खेत में पहुंचता हूँ, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही मोहन खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि सेठ हरिदास लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर मोहन बहुत घबरा जाता है। सेठ जी, माफ कर दीजिए, आज उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ हरिदास मोहन को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो मोहन हमेशा सेठ जी की मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आज मोहन सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी, और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? सेठ मोहन का ऐसा जवाब सुनकर बौखला जाते हैं। अच्छा, तो तू क्या चाहता है? मोहन, गलती किसकी है? मेरी? अरे तेरे जैसे को तो अपने सगे माँ बाप ने भी नहीं रखा, छोड़कर भाग गया, और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जबान लड़ाता है। जा, निकल जा मेरी खेत से। जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास वापस लौटकर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेठ जी। वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ जाने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, मगर मोहन सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। ये सब सोचते हुए भूखा प्यासा मोहन एक जंगल के पास पहुंचता है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद मोहन आगे बढ़ता है। मोहन उदास होकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी मोहन की नज़र
सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। मोहन साधु के पास जाता है। साधु मोहन को देखकर मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भूख, प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस झोपड़ी के अंदर जाओ, वहां कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठाकर ले आओ। मोहन साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर जाकर फल उठा लाता है। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बाकी फल मोहन को दे देते हैं। यह कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। मोहन को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद बाबा। आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ लाना तो। मोहन साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। मोहन का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगता है। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी है। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। मोहन को साधु की बात पर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है। बाबा, मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर भाग गए हैं। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो। और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। यह सब सुनकर साधु महाराज मुस्कुरा देते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और यह फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद मोहन साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और मोहन को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर मोहन को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया। मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। मोहन गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है कि तभी उसे हरीलाल नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान नजर आती है। हरीलाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बातें करता था। मोहन उसके पास जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं, तुम इस गांव के लगते नहीं हो। जी वो नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में आप मुझे बस आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ये सब मिठाई के खाली डब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे अर्जुन को कितना बुलाया, लेकिन वो आया ही नहीं। मोहन बड़े मन से हरीलाल की मदद करने लगता है। हरीलाल को भी मोहन से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते ही हरीलाल मोहन को अपने घर ले जाता है, जहां पर सिर्फ हरीलाल और उसका बेटा अर्जुन अकेले रहते थे। अर्जुन की मां का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, ये किस भिखारी को उठाकर ले आए आप?
तमीज से बात कर अर्जुन। यह मोहन है, आज रात ये यहीं रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पे? आज कितना काम था? अरे पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ हाँ, सब जानता हूँ तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया है, वही बहुत है। सच में तुम खाना बना दोगे? हाँ हाँ जरूर, और देखना आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। इसके बाद मोहन हरीलाल और उसके बेटे के लिए खाना बनाने लगता है। कुछ ही देर में मोहन स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। आओ मोहन, तुम भी बैठो, हम सब एक साथ बैठकर खाते हैं। क्या? मैं आपके साथ? हाँ, आज हम लोग तीनों एक ही साथ खाना खाएंगे। मोहन जब यह देखता है कि हरीलाल उससे इतने प्यार से बात कर रहा था, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हरीलाल को गले लगा लेता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहा है? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझे ऐसे प्यार से बात किया है, इसीलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए हम सब साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद वो सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह मोहन जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो यह उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, और अर्जुन सेठ को भी उठा दीजिए। क्या खुशबू है नाश्ते की। वाह, अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया मोहन। ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी, तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हाँ, यह क्या सेठ सेठ लगा रखा है। एक काम कर, तू मुझे चाचा बुलाया कर। हरीलाल की बात सुनकर मोहन को बेहद अच्छा लगता है। वो खुशी से कहता है, ठीक है हरी चाचा। इसके बाद तीनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद मोहन हरीलाल से कहता है, हरी चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना इज्जत दिया। अब मैं चलता हूँ। मोहन, कहाँ जा रहे हो? तुम तो किसी को इस गांव में जानते भी नहीं हो। चाचा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, क्या पता कुछ काम ही मिल जाए। मोहन, एक काम करो, तुम राजा के दरबार में चले जाओ। राजा आदित्य बड़े दयालु हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कुछ न कुछ काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है हरी चाचा, मैं सबसे पहले राजा आदित्य के दरबार में ही जाऊंगा। इसके बाद मोहन राज्य दरबार की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। मोहन के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसे उम्मीद था कि राज्य दरबार में उसे कुछ काम मिल जाएगा। मोहन जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। अरे यह पक्षी तो काफी घायल है, ऐसा लगता है जैसे यह मर चुका है। मोहन उसे छू कर देखता है, लेकिन पक्षी की सांसें थोड़ा सा भी नहीं चल रहा होता है। शायद यह पक्षी मर चुका है। इसके बाद मोहन उस पक्षी को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। वह पक्षी ऐसे परा क्यों था, मुझे यह बात समझ नहीं आई। कहीं वह पक्षी जिंदा तो नहीं? क्यों ना मैं उस पक्षी को अपने साथ राज्य दरबार ले जाऊं और ले जाकर राजा को दे दूंगा। महल में अनेक प्रकार के हकीम रहते हैं जो पक्षी को जरूर बचा लेंगे। मोहन लौटकर वापस आ जाता है और उस पक्षी को हाथ में उठाकर जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद मोहन पक्षी को लेकर दरबार के अंदर पहुंचता है। मोहन के हाथ में पक्षी देखकर राजा चौंक जाता है और राजा मोहन के पास आता है। पक्षी, ये पक्षी तुम्हारे पास कहाँ से आया? मोहन राजा की बात सुनकर डर जाता है। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जंगल के रास्ते से आ रहा था
तो मुझे यह पक्षी रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा क्यों ना इस पंछी को राज्य दरबार ले जाऊं, शायद इसकी जान बच जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हाँ, मुझे पता है कि इसे तुमने नहीं मारा है। क्या तुम्हें पता है ये किसकी पक्षी है? महाराज, मुझे नहीं मालूम, मैं तो इस गांव का भी नहीं हूँ। यह पक्षी यहाँ के राजकुमार रवि का था, जो कि मेरा इकलौता पुत्र था। और तुम्हें पता है वो राजकुमार कौन है? मोहन डरते डरते कहता है। कौन है महाराज? वो राजकुमार तुम हो। तुम बचपन में खेलते खेलते जंगल में गुम हो गए थे। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे उम्मीद था कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे। बेटा, यह पूरा राज्य 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या मैं? नहीं महाराज, मैं राजकुमार नहीं हो सकता। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मुझे तो मेरे माता पिता ने बचपन में ही अकेले छोड़ दिया था। बेटा, वो तुम्हारे माता पिता नहीं थे, वो दोनों डायन थे जो तुम्हें जंगल से अपहरण करके ले गया था। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? और मुझे तो कुछ याद नहीं है। बेटा, तुम्हारे गुम हो जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था कि अचानक एक दिन एक साधु आते हैं और उन्होंने ही बताया था कि 25 साल बाद एक आदमी मरे हुए पक्षी लेकर राज दरबार में आएगा। वही होगा इस राज्य का राजकुमार। मोहन यह सब सुनता है और उसे विश्वास नहीं होता है कि तभी उसे साधु की बात याद आता है। क्या हुआ बेटा? ज्यादा सोचो मत, अब तुम आ गए हो ना, अब सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद मोहन अपने पिता राजा आदित्य के गले लग जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए मिनी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।